स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 12th के नए सिलेबस के आधार पे हम पहली एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं। दोस्तों पहली जो एक्सरसाइज है वो है रिलेशन और फंक्शन की। क्लास 11th में दोस्तों हमने रिलेशन और फंक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगर कोई विद्यार्थी जिसको ये टॉपिक अगर समझ में नहीं आया है तो हम थोड़ा सा इसको रिकैप करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में आखिर क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके अंदर रिलेशन के जो टाइप हैं वो हमारे पास आएंगे, यानी कि संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार है ना, कि संबंध किस किस प्रकार के होते हैं। दूसरी जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 होगी वो फलन के बारे में होगी कि फलन के कौन कौन से टाइप हैं या उसके प्रकार कौन कौन से हैं। हालांकि हमने 11th क्लास के अंदर फलन के प्रकार सीखे थे, जैसे 1-1, मैनी वन है ना, एक एक की, आच्छादक, अंतर्क्षेपी है ना, वो सारे टाइप हमने 11th क्लास में पढ़े थे। बस वही चीजें यहाँ पे हमारे पास दोबारा आएंगी। उसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज 1.3 होगी वो आपके लिए थोड़ा सा नया टॉपिक है, वो होगा हमारा संयुक्त फलन। संयुक्त फलन या कंपोजिट फंक्शन उसको बोलते हैं, और साथ में होगा एक प्रतिलोम फलन भी, प्रतिलोम फलन। जब हम 11th क्लास की वीडियो दोस्तों पढ़ रहे थे उस समय हमने आपको ये जिक्र भी किया था कि हम 12th क्लास के अंदर प्रतिलोम फलन को पढ़ेंगे। और प्रतिलोम फलन देखो हमें तभी समझ में आएगा जब हम फलन को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, है ना, कि फलन के प्रांत क्या हैं, उसके डोमेन क्या है, परिसर क्या है, ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं। और जब इस टॉपिक को हम करेंगे तो उसको भी अच्छी तरह से दोबारा से रिवाइज करेंगे, है ना। और नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज 1 आपकी जो 4 होगी वो होगी आपकी बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि द्विआधारी जो संक्रियाएं हैं, द्विआधारी संक्रियाएं, बाइनरी ऑपरेशन। तो कुल मिला के दोस्तों जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसमें ये 4 प्रकार की चीजें हमारे पास आएंगी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ये जो आप देख पा रहे हो पहले वाला जो टाइप है ना, ये मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला टॉपिक हम आज कवर करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आने वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको जब भी नई वीडियो मैं डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और देखो दोस्तों, टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको वीडियो को पूरी देखना जरूरी है। अगर आप पूरी देखेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक जो है वो समझ में आएगा। तो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों संबंधों के प्रकार को समझने से पहले हम समुच्चयों के कार्तीय गुणन को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। माना कि हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो 1, 2, 3 ये हमारे पास एलिमेंट है ना। और एक कोई दूसरा सेट हमारे पास बी है जिसके एलिमेंट मान लो 4, 5 और 6 हैं। तो जब हम इनका कार्तीय गुणन निकालते थे वो क्या होता था, ए क्रॉस बी, है ना। और ए क्रॉस बी का मतलब क्या था कि ए के सभी एलिमेंट का बी के सभी एलिमेंट के साथ हम पेयर बना के उसको लिखते थे। जैसे 1 का रिलेशन 4 के साथ, 1 का रिलेशन 5 के साथ, और 1 का पेयर हो गया 6 के साथ। ऐसे ही फिर 2 का पेयर 4 के साथ, 2 का पेयर 5 के साथ, और 2 का पेयर 6 के साथ, और फिर 3 का 4 के साथ,
3 का 5 के साथ। ये सारा काम हम किस में करते थे? कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर करते थे। तो एक्चुअल में हम कार्तीय प्रोडक्ट के अंदर क्या करते हैं, जो अगर ए क्रॉस हम बी कर रहे हैं तो ए के सभी एलिमेंट का बी के सभी एलिमेंट के साथ हम पेयर बना के लिख देते थे। ठीक है, इतना आपको याद आ गया होगा। अगर हमें ए क्रॉस ए ही करना होता है, मान लो ए का ए के साथ ही हमें कार्तीय गुणन करना होता है, तब हम क्या करते हैं? तब यही काम करते हैं। 1 का 1 के साथ पेयर बनाया, फिर 1 का 2 के साथ पेयर बनाया, 1 का 3 के साथ पेयर, ऐसे ही फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, और 2 का 3 के साथ, और फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, और 3 का 3 के साथ। ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर हम ए क्रॉस ए कर रहे हैं तो ए के प्रत्येक एलिमेंट का ए के प्रत्येक एलिमेंट के साथ हम पेयर बनाते थे। तो अब रिलेशन में हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? रिलेशन एक स्टेटमेंट होता है जो कि एक ही सेट के सदस्यों के साथ पेयर में लिखते हैं हम उसको, या फिर एक से अधिक सेट के साथ हम कोई एक रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, वो एक कथन होता है, स्टेटमेंट होता है, या आप उसको एक नियम कह सकते हो। तो अब इसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ये जो हमारा कार्तीय गुणन है ना, इस कार्तीय गुणन के अंदर सभी संभावित जो पेयर हैं वो हमारे इंक्लूड हो जाते हैं, और इन पेयर के अंदर एलिमेंट की संख्या कितनी आएगी या कार्तीय गुणन के एलिमेंट की संख्या कितनी आएगी, उसके लिए हम कैसे पता लगाते हैं? उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला, आप उसको कह सकते हो कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो आपका सेट होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी। ठीक है, इतने एलिमेंट होंगे, यानी कि ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे और बी सेट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उनका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास संख्या आ जाएगी कि इस प्रकार से एलिमेंट होंगे। अगर मान लो बी के अंदर हमारे पास m एलिमेंट हैं और n के अंदर ए के अंदर हमारे पास n एलिमेंट हैं, तो जो टोटल एलिमेंट हमारे बनेंगे वो n क्रॉस m, इतने एलिमेंट हमारे पास बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट थे, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट थे, तो 3 गुणा 3 यानी कि 9 एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास बनेंगे। तो आप इसमें देख सकते हो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट हमारे पास बने हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इस प्रकार से हम कार्तीय गुणन के अंदर एलिमेंट की संख्या का पता लगा सकते हैं, या कितने पेयर बने हैं वो हम पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं संबंध की। तो संबंध एक्चुअल में क्या होता है? जो हमारे पास कार्तीय गुणन आया है उसके अंदर जितने हमने पेयर बनाए हैं, है ना, उन पेयर में से कुछ पेयर को लेकर के हम उपसमुच्चय बना दें। जितने सारे उपसमुच्चय बनेंगे वो कोई ना कोई एक संबंध हमें दिखा रहे होंगे। तो इसका मतलब जितने एलिमेंट हमारे पास आए हैं उनके हम मैक्सिमम कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं, वो सभी उपसमुच्चय कोई न कोई हमें रिलेशन देंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारा संबंध है उसकी परिभाषा को यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम संबंध के डेफिनेशन की अगर बात करें तो किन्हीं दो अरिक्त समुच्चयों ए तथा बी में संबंध आर, इन दो समुच्चयों में कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं आर सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब हम संबंध को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि पहले वाले जो ए और बी सेट लिए थे उसमें हमने 3-3 एलिमेंट लिए थे, तो
जो हमारा संबंध होगा उसके अंदर एलिमेंट की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हम एक छोटा संबंध मतलब सेट ले लेते हैं, ए सेट ले लेते हैं, जिसमें मान लो हमारे पास एक ही एलिमेंट है, और बी सेट हम ले लेते हैं मान लो जिसमें दो एलिमेंट हैं, है ना, 2 और 3 मान लो, ये मैंने 2 एलिमेंट बी में रख लिए और एक एलिमेंट जो है वो ए में रख लिया। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी की बात करेंगे कि ए क्रॉस बी में हमारे पास कौन कौन से पेयर बनेंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक के साथ 2 और एक के साथ 3, ये पेयर हमारे पास यहाँ पे बन जाएंगे, है ना। तो हमने यहाँ देखा कि हमारे पास ये 2 पेयर इसके अंदर ए क्रॉस बी में आ गए, है ना। हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो 1 गुणा 2 यानी कि 2 पेयर हमारे पास यहाँ बनने थे, जो कि वो बन गए। अब इसके हम बात करते हैं उपसमुच्चयों की। इसके हम कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं। तो मान लो पहला उपसमुच्चय हमारा बिल्कुल खाली होगा, खाली बन सकता है ना। तो ये हमारा पहला रिलेशन हो गया R1। दूसरा R2 अगर रिलेशन की बात करें तो इस ए क्रॉस बी सेट के अंदर मान लो हम सिर्फ पहले वाला पेयर ही ले लें, तो इसमें हमारे पास 1,2 यानी कि सिर्फ यही एलिमेंट हो सकता है। तो हमारी ये दूसरा रिलेशन बन गया। अगर हम तीसरे रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे हम 1,3 वाला जो पेयर है वो इसमें रख दें, तो ये हमारा तीसरा रिलेशन हो गया। और अगर हम चौथे रिलेशन की बात करें तो चौथा रिलेशन हमारा कैसा बन सकता है कि 1,2 को भी रख लें और 1,3 को भी रख लें। तो कुल मिला के हमारे पास ये 4 जो रिलेशन हमारे पास यहाँ आए, ये हम यहाँ पे बना सकते हैं। अब इसमें खास नोटिस करने वाली बात क्या है कि जितने भी आपके ए क्रॉस बी में आपके एलिमेंट आए हैं, उनके हमें क्या बनाने हैं, सबसेट बनाने हैं। मतलब उसमें से कुछ एलिमेंट ले करके हमें अलग अलग समुच्चय बनाने हैं। जैसे मैंने पहले इसमें से कुछ भी नहीं लिया, खाली रख लिया, तो वो मेरा एक संबंध हो गया R1। मैंने दूसरे R2 संबंध को बनाने के लिए इसमें से कोई एक एलिमेंट ले लिया, फिर कोई दूसरा ले लिया, और बाद में जा करके मैंने दोनों ले लिए। अगर मान लो ये 3 होते तो इसकी संभावना और ज़्यादा हो जाती, है ना, कि पहले एक ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर एक को 2 के साथ इकट्ठा रख लिया, फिर एक को 3 के साथ इकट्ठा रख लिया, 2 को 3 के साथ इकट्ठा रख लिया, है ना, और फिर तीनों इकट्ठे रख लिए। इस प्रकार से वो बन जाते हैं। तो ये आपको 4 जो रिलेशन हमारे पास यहाँ बने हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट की संख्या है वो हमें कैसे पता चलती है। उसके लिए देखो, हमें R के अंदर जो एलिमेंट हमारे बनते हैं वो बनते हैं, या यहाँ पे आप लिख सकते हो कि संबंध में अवयवों की संख्या, या एक तरह से संबंध की संख्या कि कितने रिलेशन बन सकते हैं, है ना। संबंध की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, 2 की पावर n और m, इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हमारे पास n के अंदर एलिमेंट कितने, a के अंदर एलिमेंट हमारा कितना था 1, और b के अंदर हमारे एलिमेंट कितने थे 2। तो 2 की पावर 1 गुणा 2 यानी 2 की पावर 2। तो ये हमारे पास 4 जो है वो रिलेशन हमारे पास बन गए। इसी प्रकार से अगर हमारे पास हम पहले वाले उदाहरण की बात करते तो वो हमारे पास 2 की पावर 3 गुणा 3 यानी कि 2 की पावर 9, इतने हमारे पास जो है वो रिलेशन बन जाते हैं। इसलिए मैंने एग्जाम्पल आपको छोटा लेके दिया ताकि आपको इजीली ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किन्हीं दो अरिक्त समुच्चयों के अंदर जो संबंध होता है हमारा, उसके जो एलिमेंट हैं वो हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो आगे हम बात करेंगे। देखो, रिलेशन हमारे पास आपने देखे कि बहुत सारे आ सकते हैं। इसमें से हम अभी फिलहाल 2 छोटे से
जो हमारे रिलेशन है उसकी बात करते हैं, है ना। एक तो यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो ये बिल्कुल फाई वाला खाली, ठीक है। ऐसा रिलेशन जो बिल्कुल खाली हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिक्त संबंध। क्या बोलते हैं? रिक्त संबंध। रिक्त संबंध। और एक ये जो लास्ट वाला है जिसमें हम सब जितने भी हमारे एलिमेंट हैं वो सारे ले लेते हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध या यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। सार्वत्रिक संबंध। तो ये दो संबंध आपको समझ में आ गए होंगे, बाकी तो ढेर सारे बनेंगे, जितने भी बनेंगे वो सारे हम निकाल के लिख ही सकते हैं। अब इसके बाद जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट है ना, वो हमारे लिए क्या है? उसका नाम है तुल्यता संबंध। क्या नाम है उसको? मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, ठीक है। या इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे तुल्यता संबंध के बारे में ही बनते हैं। लेकिन तुल्यता संबंध पढ़ने से पहले हमें कुछ और रिलेशन भी पढ़ने पड़ेंगे। वो हमारे पास 3 रिलेशन होते हैं, उनको हम पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसी के आधार पे ही डिसाइड होगा कि दिया गया संबंध जो है वो तुल्यता संबंध है अथवा नहीं है। तुल्यता संबंध का पता लगाने के लिए हमारे पास देखो 3 इसके मेन रिलेशन है, या 3 कंपोनेंट आप इसको मान सकते हो। पहला है स्वतुल्य। स्वतुल्य या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। दूसरा है आपका सममित। सममित या सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। और तीसरा है संक्रामक। संक्रामक या इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। ये 3 हमारे पास रिलेशन अगर हैं तो इसका मतलब दिया गया संबंध जो है वो तुल्यता संबंध कहलाएगा, इक्विवेलेंस कहलाएगा। अब देखो ये स्वतुल्य, सममित, संक्रामक क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्वतुल्य का मतलब ये है कि प्रत्येक जो अवयव है आपका, यानी कि A बिलोंग्स टू A के लिए, यानी कि A जो समुच्चय है उसके प्रत्येक एलिमेंट को यहाँ पे हमने क्या मान लिया है? A मान लिया है कि अगर A बिलोंग करता है आपका A से, तो क्या होना चाहिए? A, बिलोंग करना चाहिए आपका किससे? R से भी, ठीक है। अब अगर हम इसको उदाहरण से समझें कि जैसे मान लो हमारे पास कोई सेट A है, यहाँ पे हम इसको एग्जांपल लिख लेते हैं। सेट A है, उसके अंदर हमारे पास 1 और 2 ये एलिमेंट हैं, ठीक है। तो देखो जो रिलेशन हमारा R बनेगा वो R किसके अंदर बनेगा? वो A क्रॉस A के अंदर बनेगा। मान लो हमारे पास कोई दूसरा सेट भी नहीं है, हम A क्रॉस A के अंदर ही बना रहे हैं, तो A क्रॉस A के अंदर जो एलिमेंट हमारे बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे? 1,1 बनेगा, 1,2 बनेगा, ठीक है, और 2,1 बनेगा और 2,2 बनेगा। तो A क्रॉस A यानी कि कार्तीय गुणन के अंदर हमारे पास ये 4 एलिमेंट आएंगे। तो हमें क्या देखना है? यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। ये आप इसको थोड़ा सा
हाँ, ये देखो प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए, यानी कि ए का जो भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि अगर इस वन की बात कर रहे हैं तो जो हमारा रिलेशन बनेगा उसके अंदर 1,1 आना चाहिए। ये तो अभी हमारा क्या है, एक रो से कार्तीय गुणन है। तो इसके अंदर अगर हम रिलेशन की बात करें, मान लो हमारे पास जो रिलेशन बना है वो रिलेशन क्या है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो इसके अंदर हम रिलेशन बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो रिलेशन के अंदर हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं, या तो देखो हमारे पास बिल्कुल खाली वाला सेट आएगा, या फिर हमारे पास 1,1 को अगर हम अकेले को रखेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो इन सिंगल सिंगल को हम रखेंगे, ठीक है। जैसे एक और सेट बनेगा उसके अंदर 1,2 आएगा, दूसरा सेट बनेगा उसमें 2,1 आएगा, तीसरा जो सेट बनेगा उसमें आपका 2,2 आएगा, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे आएंगे। कौन कौन से, जैसे इन दोनों को इकट्ठे रख लेंगे तो जैसे 1,1 और 1,2 ये सेट बन जाएगा। इसी प्रकार से 1 के साथ 2 को रख लेंगे, 1 के साथ इससे 2,2 को रख लेंगे। ऐसे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो उपसमुच्चय इसके अंदर बन जाएंगे। हमें क्या देखना है, हमें तो ये देखना है कि जो ए के एलिमेंट हैं, जैसे ये 1 है, इस 1 का 1 के साथ इसमें कहीं रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि देखो यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये 1,1 वाला पेयर हमें इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2 का देखेंगे तो 2,2 का हमारे पास यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो स्वतुल्य के अंदर आपको ये देखना है कि ए के जो प्रत्येक एलिमेंट है उसका दिए हुए रिलेशन के अंदर खुद का खुद से रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। ये देखना है, इतना देखना है। अगर वो आपको मिलता है उसके अंदर तो हम कहेंगे स्वतुल्य है, अगर वो नहीं मिलता है तो हम कहेंगे स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं सम्मित संबंध की। तो सम्मित संबंध के अंदर प्रत्येक एलिमेंट, मान लो हमारे पास इसमें A1 A2 बिलोंग्स टू A, यानी कि प्रत्येक A1 A2 जो कि A से बिलोंग करते हैं, अगर इसके अंदर यदि A1 A2 बिलोंग करता है आपका R से, यानी कि A1 A2 का संबंध अगर R के साथ है, या A1 A2 R से बिलोंग करता है, तो इसका उल्टा A2 A1 R से अगर बिलोंग करे तो हम कहेंगे कि दिया गया संबंध जो है वो सम्मित संबंध है। इसका सीधा सीधा क्या मतलब है कि जैसे कोई दो एलिमेंट हमारे पास हों, उनके ऑर्डर का महत्व है। जैसे A1 A2 अगर R से बिलोंग कर रहा है तो A2 A1 R से बिलोंग करना चाहिए। अगर वो संबंध ये दोनों प्रकार से इसमें हमारे रिलेशन के अंदर हैं, इसका मतलब दिया गया संबंध सममेट्रिक या सम्मित कहलाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब तीसरे प्रकार का संबंध हमारे पास है संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में क्या है कि इसमें हम 3 एलिमेंट लेते हैं। प्रत्येक A1 A2 A3 ए के कोई एलिमेंट हैं, यदि इसके अंदर जैसे A1 A2 बिलोंग करते हैं R से, तथा A2 A3 बिलोंग करते हैं R से, ये दो कंडीशन हमारे पास गिवन होंगी।
A1 कोमा A2 R से बिलोंग करते हैं और A2 कोमा A3 भी R से बिलोंग करते हैं। तो फिर अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर ये जो आपका ये बीच वाला जो A2 है और इधर वाले में पहले वाला जो एलिमेंट A2 है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो A1 का A3 से रिलेशन अगर हमें मिल जाए, अगर यहाँ पे हमें मिल जाए A1 कोमा A3 R से इसका रिलेशन अगर हमें मिल जाए तो हम कहेंगे कि दिया गया संबंध जो है वो संक्रामक या ट्रांजिटिव है, ठीक है। इस चीज़ को हम अपने जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर बड़ी आसानी से आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी, है ना। तो ये तीनों संबंध जो हमने पढ़े, समतुल्य, सममित और संक्रामक, ये आपको समझ में आ गए होंगे। समतुल्य के अंदर सीधा सीधा क्या ध्यान में रखना है कि प्रत्येक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। अगर प्रत्येक एलिमेंट का खुद से रिलेशन है इसका मतलब वो स्वतुल्य है। दूसरा है सममित। सममित का मतलब अगर A1 A2 का आपके रिलेशन R से बिलोंग करते हैं तो उसका अपोजिट यानी कि A2 का A1 से भी जो रिलेशन है R उसमें आपका पेयर होना चाहिए। तीसरा आपका रिलेशन है संक्रामक या ट्रांजिटिव। उसके लिए हमें 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। A1 कोमा A2 अगर बिलोंग करते हैं R से तो दूसरे वाला जो पेयर हम लेंगे वो जैसे पहले वाला A1 कोमा A2 है तो दूसरे वाला A2 कोमा से ही शुरू होना चाहिए, है ना। यानी कि उसमें A1 कोमा A2 से वो दूसरा बंद हो रहा है तो जो सेकंड वाला पेयर हमें लेना है वो A2 से स्टार्ट होने वाला लेना है, यानी कि दोनों के अंदर जो A2 है वो कॉमन होना चाहिए। तो A1 कोमा A2 का अगर R से रिलेशन है, A2 कोमा A3 का R से रिलेशन है, इसका मतलब A1 का A3 से रिलेशन अगर प्रूफ हो जाता है तो हम कहेंगे दिया गया जो रिलेशन है वो हमारा कैसा है, ट्रांजिटिव या संक्रामक है। अब हम इसी के आधार पे जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना पार्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। तो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हमें दिया है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो पहला पार्ट दे रखा है समुच्चय कोई हमें A यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4 13 14, इसमें एलिमेंट दे रखे हैं। में संबंध R इस प्रकार से परिभाषित है कि R x कोमा वाई सच दैट इस प्रकार से है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हमें रिलेशन दे रखा है, रिलेशन में कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन इसमें गिवन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी कि ये हमारे पास कंडीशन है कि A जो हमारा सेट है उसमें हम क्या करेंगे, x के मान, अब ये R आपका जो रिलेशन है उसके यहाँ पे हम एलिमेंट ढूंढने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो A के जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4, है ना, उन सारे एलिमेंट को हम x की जगह रखते जाएंगे। y वाला जो एलिमेंट की वैल्यू है वो हमें अपने आप मिलती जाएगी। जैसे x का मान हमने 1 रखा तो ये 3 गुणा 1 यानी कि x का मान 1 रखने पे y का मान हमें कितना मिला, 3। तो 1,3 का पेयर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इसी प्रकार से जब x का मान हम 2 रखेंगे तो y का मान हमें क्या मिलेगा, 3 गुणा 2 बराबर 6, है ना। तो ये दूसरा आपका आ जाएगा 2,6। इसी प्रकार से रखते जाएंगे तो ये 3,9 और 4 रखेंगे तो 4,12, 5 रखेंगे तो देखो 15 हो जाता है ना। और 15 हमारे सेट A के अंदर नहीं है। इसका मतलब हमारे रिलेशन R के अंदर
इतने ही पेयर हैं। तो अब हमें जांच करनी है सबसे पहले किसकी, स्वतुल्य की। स्वतुल्य जो संबंध है उसकी हमें जांच करनी है। देखो स्वतुल्य संबंध में हमने क्या देखा है कि जो हमारे इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे ये 1 आ रहा है, अब 1 के साथ यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, है ना, यानी कि 1 जो है 1,1 नॉट बिलोंग्स टू R नहीं है, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। ऐसे आप और भी लिख सकते हो, जैसे 2 इसमें आ रहा है, 2,6 आ रहा है, जैसे 2,2 भी नहीं है ना, 3,3 नहीं है, 4,4 नहीं है। तो आपको स्वतुल्य नहीं, यानी कि ये स्वतुल्य नहीं है, ये चीज़ प्रूफ करने के लिए आपके पास कोई एक आपको मिल जाए तो वो भी काफ़ी है ना। तो अतः हम कह सकते हैं अतः R स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद दूसरा हमारा रिलेशन आता है सममित का, यानी कि अगर इसके अंदर, अब देखें कि जैसे ये पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ सममित, ठीक है, सममित, ये रिलेशन हमें जांच करना है। ये मान लो आपका फर्स्ट टाइप हो गया, ये सेकंड टाइप हो गया, सममित की जांच करनी है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे 1,3 बिलोंग कर रहा है आपका R से, लेकिन इसका उल्टा 3,1 नॉट बिलोंग्स टू R, ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब दिया गया जो संबंध है वो सममित भी नहीं है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः R सममित नहीं है, सममित नहीं है। बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट है उसको समझना है। तीसरा आपको जांच करना है संक्रामक, संक्रामक, ठीक है। संक्रामक के लिए आपको क्या चाहिए कि 2 ऐसे आपको पेयर चाहिए जिसमें एक एलिमेंट कॉमन हो, है ना। तो सबसे पहले तो आप इसमें से ऐसा कोई एग्जांपल चुन लो, जैसे एक तो आपके पास ये वाला है 1,3 है। अब दूसरा इसमें से वो ढूंढना है जो 3 से स्टार्ट होता है। इसका लास्ट में 3 है ना, तो आगे वाले में देखो इसमें 3,9 है। तो ये 2 वाले आपको पेयर चुनने हैं। जैसे 1,3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर आपको लेना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1,3 बिलोंग करता है आपका R से, तथा 3,9 बिलोंग करता है आपका R से। लेकिन अब देखो संक्रामक के लिए 1 का 9 से रिलेशन होना चाहिए था, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 1,9 नॉट बिलोंग्स टू R। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका R है वो संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें जांच करनी होती है कि दिए गए संबंध जो है वो स्वतुल्य, सममित, संक्रामक हैं या नहीं है। अगर ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होते हैं तो उसको फिर अपने क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध, जो कि हमने पढ़ा था पहले। इसके क्वेश्चन आएंगे तो भी हम बाद में कर लेंगे। तो ये पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में एक रिलेशन R x, y इस प्रकार से मैं दे रखा है कि y = x + 5 तथा x का जो मान है 4 से छोटा है ना। अब x के मान हमें किससे लेने हैं, नेचुरल नंबर के सेट से लेने हैं, और कहाँ तक लेने हैं, 4 से छोटे। इसका मतलब x की वैल्यू आपकी क्या क्या हो सकती है, x का मान 1, 2, 3 यही हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर हम जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है।
तो 1 पहला एलिमेंट आपका 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 की यहाँ पे आपको लेस देन की कंडीशन दे रखी है ना। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो रिलेशन है उसके पेयर यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं। तो देखो अब कंडीशन आपको यहाँ पे ऊपर दे ही रखी है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब x का मान हम यहाँ पे रखते जाएंगे। x का मान जैसे मैंने 1 रखा तो 1 और 5 6 मिल गया y का मान, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, यानी कि पहला पेयर इसमें 1,6 का आ गया। इसी प्रकार से x का मान हम रखेंगे 2 रखेंगे तो 2 + 5 y का मान आ गया आपका 7। और फिर x का मान हम रखेंगे 3 तो y का मान आ जाएगा 8। अब x का मान हम 4 नहीं रख सकते क्योंकि x लेस देन 4 की कंडीशन दे रखी है। इसका मतलब इस रिलेशन के अंदर हमारे पास केवल और केवल 3 ही पेयर हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब इसमें 1 है, 6, 2, 7, 3, 8, ये इसके अंदर एलिमेंट आ तो रहे हैं लेकिन प्रत्येक का खुद के साथ रिलेशन नहीं आ रहा है। तो आप इसमें कोई सा एक लिख दें, जैसे यहाँ पे आप पहले लिख लें स्वतुल्य, स्वतुल्य है ना। स्वतुल्य की जांच करें तो हम यहाँ लिख देंगे जैसे 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसमें नहीं है। दिस सिंप्लाइज, इसका क्या मतलब हो गया कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना, रिफ्लेक्सिव। दूसरा रिलेशन हमारे पास है सममित का, है ना। सममित की हमें जांच करनी है। तो सममित के लिए अब यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो 1,6 इसमें रिलेशन आर में आ रहा है लेकिन 6,1 इसमें नहीं है ना। तो आप लिख सकते हो कि 1,6 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 6,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि जो आपका दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक, या आर जो है वो आपका सममित नहीं है, सममित नहीं है। समझ में आया। तीसरा आपका रिलेशन है संक्रामक, संक्रामक, ठीक है। तो संक्रामक में क्या है कि अब इसमें देखो आपके पास 2 आपको सेट लेने हैं, ठीक है, 2 पेयर लेने हैं और तीसरा पेयर यानी कि यहाँ पे आना चाहिए अगर रिलेशन संक्रामक है तो संक्रामक के लिए देखो हमें सबसे पहले 2 पेयर चुनने होते हैं ना। जैसे 1,6 अगर हम पहला पेयर चुनते हैं तो दूसरा पेयर 6 से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए, 6 कुछ भी हो। अब देखो यहाँ पे 6 वाला कोई पेयर स्टार्ट हो ही नहीं रहा, तो हम 1,6 लेने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। 2,7 को अगर लेते हैं तो 7 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं है, इसका मतलब वो भी हम नहीं ले सकते। 3,8 तो 8 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं है। इसका मतलब संक्रामक की जांच करने के लिए हमें जो 2 पेयर चाहिए थे वो पेयर ही इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इसकी जांच हम कैसे करें। तो इसका मतलब ये है कि संक्रामक की जो जांच करने के लिए मिनिमम हमारे पास 2 एलिमेंट इसमें होने चाहिए थे, वो इसमें मौजूद ही नहीं है। जब वो एलिमेंट ही मौजूद नहीं है पेयर वाले, तो हम इसकी जांच नहीं कर सकते। इसका मतलब ये संक्रामक, हम कह सकते हैं कि संक्रामक नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए थी, कोई भी हम मान लो इसकी जांच कर सकें, वो एलिमेंट इसमें हमें प्रॉपर मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये संक्रामक नहीं है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि दिए गए पेयर, सॉरी थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है। यहाँ आप लिख सकते हो दिए गए आर में, है ना, दिए गए आर में
ऐसे कोई युग्म या पेयर नहीं है कि हम ये प्रूफ कर सके A1, A2 बिलोंग्स टू R तथा A2, A3 बिलोंग्स टू R क्या हो जाए A1, A3। ठीक है भाई, ऐसे कोई अपने पास यहाँ पे युग्म है ही नहीं कि हम A1, A2 बिलोंग्स टू R और A2, A3 बिलोंग्स टू R जिससे कि A1, A3 हो जाए। अतः हम कह सकते हैं कि संबंध R जो है, ये आपका संबंध R जो है वो संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बच गए हैं वो आप खुद से करने का प्रयास करें। आशा करता हूं कि वो आप बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार हों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और पास में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।